चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए हम लोग 100% टेक्स्ट बुक फॉलो करने वाले हैं। ओके, 100% टेक्स्ट बुक फॉलो करने के लिए टेक्स्ट बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। हम लोग की पतली पतली सी जो 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, उन 2 टेक्स्ट बुक के अंदर में ढेर सारा कंटेंट है और मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट वो थोड़ा रॉ पैटर्न में दिया हुआ है। आपको बार बार पढ़ के उसको समझना होगा, रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करना होगा और फिर उसके बाद में आपका नॉलेज जो है वो पक्का होता है। ओके, तो अभी तक के हम लोगों ने साइंस की डेफिनेशन, साइंस के बारे में पढ़ लिया कि साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, उसकी ब्रांचेस थोड़ी बहुत डिस्कस करी। अब हम साइंस को सही मायने में उसकी डेफिनेशन क्या होती है जरा समझें। इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, साइंस की डेफिनेशन है इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। डेफिनेटली सिस्टमैटिक तो लिखना जरूरी है क्योंकि साइंस का मतलब ही सिस्टमैटिक स्टडी होती है, मगर वो बहुत रॉ और छोटे तौर पे बोलने का तरीका हो गया। साइंस की डेफिनेशन है इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट to understand natural phenomena in as much details and depth as possible and use this knowledge so gained to predict, modify and control phenomena। मतलब देखिए, आपने 2 लोकेशंस के बीच एक तार बांध दिया तो आप तार को जब ऐसे हिलाओगे तो आवाज टुंग करके तो आएगी, मगर कितना टाइट करने पे कैसी टुंग आवाज आएगी वो तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। जब कोई म्यूजिकल कंसर्ट होती है ना, तो उस टाइम पे सारे बजाने वाले, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले अपने इंस्ट्रूमेंट्स की सेटिंग करते हैं। ऐसा नहीं हो कि एक इंस्ट्रूमेंट बोला सा, दूसरा बोला सा, ऐसे नहीं चलता है। अगर ये सा बोल रहा है तो इसे भी सा बोलना पड़ेगा, अदरवाइज सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगी। एक किसी पिच पे चल रहा है, दूसरा किसी पिच पे चल रहा है, तो ऐसे नहीं चलता है। आपको सिस्टमैटिकली उस फिनोमिनन को कंट्रोल करना है, अदरवाइज म्यूजिक की जगह शोर होने लगेगा। तो साइंस का जो बेसिक नोशन है वो सिस्टमैटिकली हमें नेचुरल फिनोमिनन्स को अंडरस्टैंड करना है। हमारे इर्द गिर्द ढेर सारे फिनोमिनन्स, नेचुरल फिनोमिनन्स होते हैं, ठीक है, जैसे नदी का बहना, बाढ़ का भी आना, और किसी चीज को बजाने से आवाज निकलना, हवा की आवाज आना। हवा की आवाज कभी तेज आती, कभी स्लो आती है। नेचर में भी कभी हवा चलती ही नहीं है, कभी तेज हवा चलती, कभी स्लो हवा चलती। ये सब नेचर ही तो है, हम नेचर ही पढ़ रहे हैं साइंस में। वो नेचर चाहे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आवाज का निकलना हो, या किसी बीज में से पौधे का निकलना हो, या कोई एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, ये सब नेचुरल फिनोमिनन्स ही हैं। ये सारे नेचुरल फिनोमिनन्स हम साइंस में पढ़ते हैं, मगर इन नेचुरल फिनोमिनन्स को समझने के लिए, उसको बेहतर तरीके में समझ के उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिस प्रकार सिर्फ बजाना म्यूजिक नहीं है, सिस्टमैटिकली बजाना म्यूजिक है, अदरवाइज तो वो शोर कहलाएगा। करेक्ट है? तो उसके लिए होते हैं जरूरी साइंटिफिक मेथड्स। सिस्टमैटिकली हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल हर इंसान करता है जो सोचता है। जो सोचते नहीं है वो साइंटिफिक मेथड्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, और हर इंसान सोच सकता है। मतलब ईश्वर ने हमें इस नेमत से जो है नवाजा है कि हम लोग सोच सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं जरा देखें। साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, इट इन्वॉल्व्स सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड्स कोई एक वन लाइनर डेफिनेशन नहीं है उसकी। साइंटिफिक मेथड एक बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है। उस प्रोसीजर के अंदर में ढेर सारे इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं, और इन इंटरकनेक्टेड स्टेप्स में एक आध भी स्टेप यहां से वहां चला जाएगा ना तो हम फंस जाएंगे। जैसे
जो इंटरकनेक्टेड स्टेप्स है, पहला सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग, उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसके बाद प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन या फैल्सिफिकेशन ऑफ द थियोरीज, और उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज। अब बड़ा हेवी सा लग रहा होगा सुनने में, डेंजर टाइप की चीजें कि ये क्या क्या बोल दिया भाई, ये तो 11th क्लास में आते ही बम फेंक दिया हमारे ऊपर, पटाखा फोड़ दिया हमारे बिल्कुल नजदीक ही। तो ऐसा कुछ खास बात नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है, 2 मिनट में समझ में आएगी। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए हम बहुत प्रिमिटिव एरा में चल रहे हैं, और प्रिमिटिव एरा में मेरे नाना जी या मेरे दादाजी ने देखा कि यार एक नदी जो है वो ऐसी बह रही है, इस तरफ से इस तरफ की ओर बह रही है। मेरे नाना जी ने देखा कि इस तरफ से इस तरफ नदी बह रही है। उसके बाद में उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने देखा कि नदी ऐसी ही बह रही है। उसके बाद मैं बचपन से देख रहा हूं कि नदी ऐसी ही बह रही है। मैंने कभी नहीं देखा कि नदी ऐसी बह रही है, नदी हमेशा ऐसी ही बह रही है, इसी डायरेक्शन में बह रही है, मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद मैंने अपने मम्मी जी से पूछा, पापा जी से पूछा, क्यों मम्मी जी पापा जी आपने कभी इस नदी को उल्टा बहते हुए देखा है? वो बोलेंगे यार नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा। फिर उसके बाद में मैं दादाजी से नाना जी से पूछूंगा कि क्यों नाना जी दादाजी आपने इस नदी को कभी उल्टा बहते हुए देखा? बोलेंगे नहीं, हम तो बचपन से देख रहे हैं नदी ऐसी बह रही है। तो अब मैंने क्या किया, मैं अपने नॉलेज को, मैंने अपने ऑब्जर्वेशन को मैंने अपने पुरानी वाली जनरेशन से, उनकी भी पुरानी वाली जनरेशन से क्रॉस वेरीफाई किया, और मैंने पता लगा कि भैया पिछले 100 साल से नदी ऐसी ही बह रही है। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी लंबी सी ट्रे बनाई, उस ट्रे के अंदर में मैंने पानी भरा, और उस ट्रे के अंदर में पानी भरने के बाद में मैंने देखा कि जब ऐसी ट्रे एकदम हॉरिजॉन्टल रहती है तो पानी तो कहीं नहीं जा रहा, न पानी इधर जा रहा न इधर जा रहा है। फिर मैंने इस लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया ऐसे, फिर मैंने देखा कि पानी जुर्र से पानी यहां से यहां जाने लग गया। अब मुझे समझ में आ गया कि यार ओके, ये बात थी, जहां पे लेवल ऊपर है वहां से नीचे की तरफ पानी बहता है। अगर मेरी नदी इस तरफ से उस तरफ जा रही, इसका मतलब पक्की बात है कि ये ऐसे ही लेवल होगा। फिर मैंने और ऑब्जर्वेशन किए, मैंने नदी मतलब मैंने अपने पानी का जो ये जो बनाया है, इसको मैंने जरा सा स्लोप दिया तो पानी बह गया। फिर मैंने स्लोप को बढ़ा दिया, मैंने देखा पानी फटाफट फरफराते हुए भग रहा है। फिर मैंने स्लोप को और बढ़ाया तो देखा बहुत तेज भग रहा है। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो मतलब इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ वाला पानी यहाँ वाले पानी से कितना ऊपर है। जितना पानी ऊपर होगा उतनी तेज रफ्तार में बहेगा, क्योंकि नदी कई जगहों पे स्लो भी बहती है और कई जगहों पे बहुत तेज बहती है। करेक्ट है। जैसे रिवर गंगा है, रिवर गंगा का फ्लो कई जगहों पे इतना तेज है, जैसे ऋषिकेश में, नीलकंठ में इतना तेज होता है, मतलब नदी का फ्लो कि हम वहां पे तैर भी नहीं सकते हैं। करेक्ट है। मगर कई कई जगहों पे ऐसा भी कि आप आराम से तैर लो, मतलब जहां पे आप आराम से तैर सकते हो स्लोप जरा सा होगा, पानी का फ्लो स्लो है, और जहां पे पानी का तेज होगा, फ्लो तेज होगा, इसका मतलब स्लोप थोड़ा सा ज्यादा है। ये मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद मैंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स लिए, और फिर इस कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के मुझे केवल मजाक थोड़ी करना है। भाई मैं इंसान हूं, मैं सोचने वाला जानवर हूं। अब चूंकि मैं सोचने वाला जानवर हूं, मैं तो सोचूंगा। और मैंने ये सोचा कि यार ये नदी है ना, हमारे गांव में ये नदी 11 महीने बहती है और गर्मी के 1 महीने में नदी सूख जाती है। ये मैंने सोचा, ऑब्जर्वेशन। भैया इंसान है, इंसान का दिमाग ही ईश्वर ने दिया है सोचने वाला। तो मैंने सोचा कि यार मैं वो 1 महीने की परेशानी क्यों झेलूं,
मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसके कारण ये नदी का पानी मुझे 12 महीने मिले। अभी क्या हो रहा है, 11 महीने तक नदी बहती है, गर्मी के मौसम में 1 महीने सूख जाती है नदी, फिर मुझे बरसात का इंतजार करना पड़ता है। और जब बरसात का पानी आता है तो वो स्टार्टिंग में बहुत गंदा होता है, उसको यूज नहीं कर पाता। तो मेरा ऐसा सोचना है कि मैं नदी को लंबे समय तक रोक के रखूं, 12 महीने मुझे पानी मिले, ये मेरी जुगाड़ है, ये मुझे करना है। मेरे गांव को पानी देना है, मैं पूरे गांव को पानी देना चाहता हूं 12 महीने, 11 महीने नहीं, 12 का 12 महीने। तो फिर मैं क्या करूंगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग करना चालू कर दूंगा। मतलब मैं सोचूंगा कि यार इस नदी को ना यहां पे एक स्टॉप डैम बना दिया जाए, स्टॉप डैम बना दिया जाए। मगर डैम कैसे बनाऊं? डैम को बनाने के लिए मुझे जो है बहती हुई नदी में कुछ इस तरीके का बांध बनाना पड़ेगा, डैम बनाना पड़ेगा। अब यहां पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ गई। क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रीजनिंग का मतलब है बांध कितना चौड़ा होगा, बांध की मजबूती कितनी देनी पड़ेगी, मुझे कितना बड़ा ऐसा नहीं हो कि पता लगा बांध मैंने बनाया और बरसात के महीने में बह गया। भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो सोचने वाला इंसान हूं, मुझे तो बांध बनाना है, डैम बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, पूरी कैलकुलेशन करूंगा कि पानी का कितना फोर्स होता है, किस फोर्स के पानी के लिए मुझे कितना बड़ा डैम बनाना है, उसमें कितनी मजबूती होगी, पानी का प्रेशर कैलकुलेट करूंगा, वो कितना फोर्स इंपार्ट कर रहा है वो देखूंगा। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जब मैं उसको रोकता हूं पानी को तो पीछे साइड कितना कैचमेंट एरिया होगा, मेरे गांव का कितना हिस्सा डूबने वाला है, ये सब सोचना है। और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे सोचना ही पड़ेगा। तो फिर मैं वो सब सोचूंगा, कैलकुलेट करूंगा, दुनिया भर के फॉर्मूले लगाऊंगा और फिर एक मजबूत सा डैम बनाऊंगा। हो सकता है इनिशियली मैंने ऐसा डैम बनाया हो और पता लगा हो बह गया, गलती करी। आपने कोई चीज सोची और गलती करी, गलती से ही तो इंसान सीखता है। तो हम जो है प्रिडिक्ट करेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए कई कई बार गलती भी होती है। आपने जो चीज सोची वो गलत सोच ली, फाल्सिफिकेशन होगा। आपने कोई चीज सोची, गलत सोची, फाल्सिफिकेशन हो गया और उस फाल्सिफिकेशन के चलते आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया, क्योंकि आपने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद क्वालिटेटिव रीजनिंग सही से नहीं करी होगी। फिर आप सही से क्वालिटेटिव रीजनिंग करोगे, फिर आप देखोगे कि डैम को जो है ऐसे बनाना चाहिए, थोड़ा सा नीचे से चौड़ा, और जमीन के अंदर भी उसकी फाउंडेशन थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, ऐसी, तब जाकर के यहां पे पानी रुकने वाला है ना, पानी यहां पे रुकने वाला है। और इस रुके हुए पानी को मैं लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकूंगा, पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकूंगा, मेरे को पानी की किल्लत नहीं होगी, मुझे वो पानी पूरे साल भर मिलेगा। मैं साल भर अपने गांव के लोगों को, किसानों को इरिगेशन के लिए पानी दे पाऊंगा, उनकी दिक्कतें खत्म कर पाऊंगा। गर्मी के दिनों में मेरी बीवी को लंबा लंबा जा करके पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं के यहीं पानी भर लेगी। That means you are applying that knowledge acquired in your day-to-day life. आप डेली लाइफ में उस नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो। देखो, साइंटिफिक मेथड्स को सिर्फ कॉमेडी के लिए थोड़ी पढ़ना है, हमें उसको पढ़ने के बाद उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी तो करना है। तो साइंस जो है वो हमें सिस्टमैटिक स्टडी बताएगा, साइंटिफिक मेथड्स की मदद से हम उसको अपनी स्टडी को मजबूत करेंगे, उसको बेहतर तरीके में समझेंगे। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, सारे एनालिसिस करने के बाद एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे जिस मॉडल की मदद से, मतलब पहले हम लोग डायरेक्ट थोड़ी डैम बना देंगे, पहले तो हम डैम यहां पे बनाएंगे ऑन पेपर्स, और एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे। फिर उस मॉडल में देखेंगे कि भैया 50 क्यूबिक मीटर के लिए मान लो मेरे पास स्ट्रेंथ चाहिए 5 न्यूटन की,
मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट में निकाला कि 50 क्यूबिक मीटर पानी के लिए मुझे 5 न्यूटन की स्ट्रेंथ चाहिए, फोर्स चाहिए, तो 500 के लिए कितना होगा? डेफिनेटली 50 होगा। 5000 के लिए कितना होगा? वो 500 होगा। तो जब मैं डैम बनाऊंगा ना, तो मैं एक्चुअल में मुझे डैम बनाना है 5000 के लिए, मगर मैं एक्सपेरिमेंट 50 के लिए करूंगा। 50 के लिए अगर मुझे 5 न्यूटन की फोर्स की स्ट्रेंथ चाहिए, तो 5000 के लिए 500 की चाहिए। बाय हिट एंड ट्रायल निकाला मैंने, है ना। जैसे मैं जैसे 2 केले 2 लोगों को देता हूं तो 4 केले, 20 लोगों को दूंगा तो 40 केले, 100 लोगों को दूंगा तो 200 केले, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अपनी स्ट्रेंथ जो है 500 ना रख करके सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि मुझे सेफ्टी भी तो देखनी, कभी कभी बाढ़ भी आ सकती है, ज्यादा बरसात भी आ सकती है। मैं इस 500 की जगह पे मैं उसको डिजाइन करूंगा 1000 के लिए, ताकि मेरा डैम लंबे समय तक चले और लंबे समय तक मेरी मदद कर सके। तो ये कुछ होती हैं इस तरीके से साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। तो ये टॉपिक मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, सबको बताइए कि भैया घर पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट करो। आप सिर्फ टाइम वेस्ट मत करो, घर पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट करो। और हम लोग बिल्कुल, आप टेक्स्ट बुक में देखिए, टॉपिक टू टॉपिक मिलेगा आपको, बिल्कुल सिस्टमैटिकली, एक के बाद एक हर चीज आपको टॉपिक के बाद टॉपिक मिलेगा। ओके, तो आप जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें लिखिए, और ये जो मैंने आप लोगों को जो बताया है, ये सब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस वगैरह, ये सब आपको दिमाग में अच्छे से रखना है, ठीक है। सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तभी तो मजा आएगा। साइंस पढ़ रहे हैं भाई, एंजॉय।